प्रोग्राम बिज़ी इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया है वो तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़ रही है और दोनों जानिब से ईरान, इज़राइल अमेरिका किसी भी तरह से ये टेंशन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, वैसे-वैसे जो है वो दोनों तरफ से हमलों में जो है वो शिद्दत आती जा रही है और ये जो जंग की सी सूरत-ए-हाल है, इससे पूरी दुनिया की ख़ास तौर पे इकोनॉमी को जो है वो मुतासिर करके रख दिया हुआ है। पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि पेट्रोलियम प्राइसेज़ में जिस तरह से इज़ाफ़ा हुआ और हफ्तावार जो इज़ाफ़ा होगा, अभी ये भी जो है वो तमाम तर मामलात जो हैं वो पूरी दुनिया में इसके असरात इस जंग के नुमायाँ होने बाकी हैं। इस वक़्त हमें जॉइन किया है एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब ने। फैसल साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। फैसल साहब अब ये जो ये सूरत-ए-हाल है, हम देख रहे हैं कि ईरान भी जो है वो हर तरीके से हमले कर रहा है और वो ये एक कुछ लोगों का ये भी एक तासुर है कि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई तो कर रहा है कि ज़ाहिर है इतना बड़ा नुकसान हुआ है, खामनेई साहब की शहादत हो गई, उनके खानदान को टारगेट कर दिया गया है और जिस तरह से हमले किए गए, स्कूल में बच्चों को जिस तरह से शहीद किया गया, वो दर्दनाक मनाज़िर भी हमने देखे। मगर कुछ लोग जो तनकीद कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो है, वो दुनिया को तीसरी जंग-ए-अज़ीम की तरफ लेकर जा रहा है। क्या कहेंगे सर आप? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें, ईरान के लिए ये सर्वाइवल की जंग है उसकी। उसके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। तो उसके पास तो जो भी हर्बा है वो इस्तेमाल करेगा और अपना दिफा करेगा। ये उन्होंने कहा भी है और ये कर भी रहे हैं। हर्बा जो भी वो इस्तेमाल करेगा, इससे मेरी मुराद ये है कि देखें, उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया हुआ है और ये बेसिकली ईरान की एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। और कोई भी मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी उस वक़्त इस्तेमाल करता है जब उसको अपने सर्वाइवल का खतरा हो। तो ईरान को सर्वाइवल का खतरा है, इसलिए वो तो अपना हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस और इज़राइल है जिनके लिए ये जंग है जो वॉर बाय चॉइस है। यानी उन्होंने तो सोच समझ के ये जंग की है और हम ईरान पे हमला किया है। तो जो हमला करने वाला होता है उसकी असल में एक स्ट्रैटेजी होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका एक मिशन होता है और फिर उसकी एक एंड स्टेट डिक्लेयर होती है कि जी अगर ये एंड स्टेट खत्म कर दूंगा। अब हालत ये है कि यूएस और इज़राइल की कि ना ये पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ना ये पता है कि मिशन क्या है, करना क्या है, अचीव क्या करना है। और फिर जब यही नहीं पता तो जाहिर बात है कि एंड स्टेट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये देखिए कि ये जंग जब शुरू हुई है तो पहला टारगेट स्कूल की बच्चियों को किया जो तकरीबन 180 बच्चियां शहीद हो गई मीना। दूसरा टारगेट तेहरान में एक हॉस्पिटल था उसको किया और तीसरा टारगेट फिर किया खामेनेई साहब और उनकी जो काबिना थी उसको। और कल भी 3 अस्पतालों को टारगेट किया है। रात को ऑयल स्टोरेज पे किया है जिससे शहर में आग लग गई है, वो ऑयल बह रहा है आग के साथ। क्या नजर आ रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है अमेरिका और इज़राइल की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो सोचा हुआ था, जिस माइंडसेट से वो आए थे कि हम 2-3 दिन में ये काम तमाम कर देंगे, ईरानी घुटने टेक देंगे, गवर्नमेंट भाग जाएगी और जो लोग हैं वो सड़कों पे निकल आएंगे और अपनी हुकूमत पे कब्जा कर लेंगे, वो तो हुआ नहीं और ना वो होता नजर आ रहा है। यानी ईरान की अमेरिका की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की असेसमेंट है वो ये कहती है कि आपकी बॉम्बिंग से, आपकी इस वॉर कैंपेन से ईरान की रिजीम चेंज नहीं होगी। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन है कि सिविलियंस पे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पे अटैक करना है ताकि सिविलियंस को फ्रस्ट्रेट किया जाए और उनको ऐसा इतना तंग किया जाए कि वो निकले सड़कों पर और आके कहे कि खुदा के वास्ते में माफ कर दो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी ऐसा करने लगे। अब जो ईरान जो दावा कर रहा है क्या वो वाकई इतना कि वो अमेरिकी बेड़े को जो बहरी बेड़े को है वो हिट करेगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा? क्या वाकई ईरान के दावों में कोई सच्चाई है या उनमें इतनी भरपूर सलाहियत मौजूद है कि वो उसको तबाह कर सकें या नुकसान पहुंचा सके? देखिए, बड़ा अच्छा आपका ये सवाल है, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, ईरान के पास 2 नेवीज हैं,
एक अर्टिश नेवी कहते हैं, जो कि एक रेगुलर नेवी होती है, जैसे पाकिस्तान की नेवी है। उसमें बड़े जहाज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े सबमरीन्स हैं। उस नेवी का मुकाबला तो यूएस नेवी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूएस नेवी उसके मुकाबले में बहुत ताकतवर है। और ये जो बहुत ट्रम्प अच्छा। साहब ऐलान कर रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी है, उसके 40 जहाज डुबो दिए हैं, कभी कहते हैं 11 जहाज डुबो दिए हैं। और फिर वो जो IRIS दीना था, जो श्रीलंका की कोस्ट के पास डुबोया है, वो ये सब जहाज बेसिकली अर्तिश नेवी के हैं। जो दूसरी नेवी है उसका नाम है पासदारान इनकलाब की नेवी। वो नेवी जी। एसिमेट्रिक वॉरफेयर करती है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में तैनात है। उसके पास छोटी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। ऐसी बोट्स हैं जो कि खुदकुश बोट्स हैं। ऐसी बोट्स हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलती हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ ये समंदर नहीं है, ये महदूद और तंग गुजरगाहें हैं। तो जब तंग गुजरगाह में बड़ा जहाज आता है तो वो बड़ा टारगेट भी बन जाता है। और जो छोटी बोट होती है या छोटी कश्ती होगी, उसको आसानी होती है बड़े प्लेटफॉर्म को टारगेट करने में। तो मैं ये समझता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में ईरान की बर्तरी है, और जो वो दावा कर रहे हैं वो दावा बिल्कुल उनका ठीक है। और आप देखिए कि उन्होंने खुलेआम चैलेंज किया है यूएस नेवी को कि अगर आप आ सकते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आके दिखाएं। और यूएस नेवी अभी तक वहां पे नहीं जा सकी। एरियल कैंपेन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो खुलवा नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी छोटी बोट्स हैं जो कि जहाज और ड्रोन्स के नरगे में आएंगी नहीं। तो आपको लामुहाला अपने प्लेटफॉर्म्स भेजने पड़ेंगे नेवी के, जो कि खुद एक बड़ा टारगेट बन सकते हैं वहां पे। ये एक और भी ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों में जो है वो अपने अभी आपने बात की स्टेट ऑफ हॉर्मस की, तो वहां पर जो है वहां से जो तेल लेके जा रहे हैं, बल्कि एक निशाना भी बनाया गया है कि वो वाटर ड्रोन छोड़ेंगे, जो कि वो एक उनको जाहिर है उनको डिटेक्ट करना, फिर उनका मुकाबला करना एक बहुत बहुत ही मुश्किल टारगेट होगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो तबाही आएगी और वो नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका, इसराइल को, या यहाँ से जो जहाज गुजरेंगे उनको बड़ी तादाद में? बिल्कुल आपने सही कहा है कि वो जो बोट्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये वही वाली बोट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि ये पासदारान इनकलाब की बोट्स हैं। और ये बोट्स जी। किसी भी शिप को टारगेट कर सकती हैं। अब आपको एक चीज देखने की जरूरत है कि देखिए, अभी तक ईरान ने अपनाए हुर्मुज में कोई ऐसा फिजिकल मेजर नहीं लिया है जिससे उसको बंद किया जा सके। यानी देखिए, उसमें ना अभी तक उन्होंने कोई माइंस फेंकी हैं, ना उन्होंने किसी जहाज को डुबोया है वहां पे जिसकी वजह से रास्ता रुक जाए। क्योंकि ये जो अपनाए हुर्मुज है ना, ये बहुत तंग गुजरगाह है, इसमें जगह कम है बड़ी, जी। और बड़े इतिहास से जहाजों को यहाँ से गुजरना होता है। तो अगर कोई जहाज डूब के नीचे बैठ जाएगा तो जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाएगी। अगर माइंस इसमें आ जाएगी तो जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाएगी, जब तक कि वो माइंस क्लियर नहीं होगी। अभी सिर्फ ईरान ने ऐलान किया है कि इस आबी गुजरगाह से मैं किसी को गुजरने नहीं दूंगा अपनी मर्जी के अलावा। तो वो अपनी मर्जी के अलावा वहां से किसी को नहीं गुजरने दे रहे। अच्छा, हो क्या रहा है? हो सकता है कि यूएस और इसराइल के जहाज तो यहाँ से इतने ज्यादा ना जाते, लेकिन खित्ते के जितने ममालिक उनका जो गुजर बसर है गैस यहाँ से जाता है, और उनके खाने पीने तक की चीजें यहाँ से गुजर के इनके पास तक पहुंचती हैं। तो एक एक राब्ता है उनका दुनिया से जो मुनक़ता हो गया है, यानी माशी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। इस आबी गुजरगाह से अपना हुर्मुज से 20% दुनिया का तेल जाता है, और तकरीबन 40% ट्रेड जाती है। तो अगर वो रुक जाएगी तो इस खित्ते से बाहर के ममालिक को भी बहुत ज्यादा माशी तौर पे नुकसान होगा। ईरान की हिकमत अमली ये है कि खित्ते के ममालिक तो ऑलरेडी इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं, किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन जो खित्ते से बाहर के ममालिक हैं, वो उनको ये मैसेज दे रहा है कि आप अपना किरदार अदा करें, क्योंकि आपकी मईशत भी तबाह हो रही है इसकी वजह से। तो आप अपना किरदार अदा करें, वेट डालें, और आप यूएस और इसराइल को समझाएं कि वो ज्यादती कर रहे हैं ईरान के साथ, ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि खित्ते के ममालिक के साथ और बाकी दुनिया के ममालिक के साथ जिनकी मईशत यहाँ पे डिपेंड करती है।
अच्छा, आपने अभी बात की कि ईरान को जितना अब तो ईरान में जिस तरह उम्मीद इसी तरह की जा रही थी, लोग जो कह रहे थे कि नहीं, ईरान जो है वो हमला इस तरह इतनी जारहियत नहीं दिखा सकता। लेकिन अब जो चीजें जो हम जो देख रहे हैं कि जो ईरान को जितना हम जानते हैं, जाहिर है आपका जो भी हमारे नेवी के जो जवान हैं और एयरफोर्स के, वो वहां पे जाके प्रैक्टिस करते रहे हमारी आर्मी। ईरान जो एक कौम ऐसी है कि जो हर वक्त हमलों के लिए तैयार रहती है, हर वक्त जंग के लिए तैयार रहती है। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम तर जो सिचुएशन है, ये किसी तरह थमने का नाम लेगी? क्या कोई मुल्क जो है अगर वो साहसी का किरदार अदा करेगा इसके दरमियान में, तो क्या ईरान जो है वो जंगबंदी के लिए या अपने रवैये को थोड़ा नर्म करने के लिए रजामंद होगा? देखिए, जंग तो किसी के भी हक में नहीं। और ईरान के लिए मैंने आपको बताया ना कि ये उसकी तो सर्वाइवल की जंग है। तो वो यकीनन इस चीज पे गौर करेगा कि अगर कोई सालसी होती है और दूसरी तरफ से हमले रुकते हैं तो जरूर ईरान भी हमले रोक देगा। ईरान तो अपना दिफा कर रहा है ना, ईरान ने तो कोई एग्रेशन नहीं किया है, जारियत नहीं की किसी के खिलाफ। बातचीत चल रही थी जो कि अच्छे ट्रैक पे जा रही थी। ओमानी वजीर खारजा ने कहा कि सारी चीजें तय हो गई थी। और ये जो परसों जुम्मा गुजरा है, मैं आपको बताऊं कि इस जुम्मे को एग्रीमेंट साइन होना था। तो फिर क्या वजह थी कि ये हमला कर दिया गया? तो ईरान पे तो जारियत की गई है, बड़ी नंगी जारियत की गई है, जिसका वो जवाब दे रहा है। तो अगर जारियत रुक जाएगी तो ईरान भी रुक जाएगा। ईरान ने ये कहा है। अच्छा, फिर ईरान की साइकोलॉजी देखिए, समझने की जरूरत है। ये जब रेवोल्यूशन आया 1989 में, तो वहां तो बहुत ज्यादा जारी बात है कि वहां डेथ्स हुई और खून बहा और मैयतें लोगों ने रिसीव की। उसके फौरन बाद आप देखें 8 साल ईरान इराक वॉर हो गई, उसमें बहुत ज्यादा शहादतें हुई। फिर उसके बाद आप देखें कि हर कुछ साल के बाद जहां कुछ ना कुछ होता रहा है। 47 साल से ये सैंक्शंस में है। पिछले साल इन्होंने इसराइल से जंग लड़ी है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल को मिलिटरीली चैलेंज किया है। ना सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि उसके साथ जंग भी की है, पिछले साल भी की, इस वक्त भी कर रहा है। अमेरिका से जंग लड़ रहा है, अकेला 2 ताकतवर तरीन मुल्कों से जंग लड़ रहा है। तो ईरान का जो कैरेक्टर है वो बड़ा रेजिलियंट है, बड़ा रेजिलियंस है इनकी कौम में। ये बेशक आपस में लड़ते रहे, आपस में नाराज होते रहे, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि कोई बाहर से जारे आए और आके इनके मुल्क पे कब्जा कर ले या इनके मुल्क में मुदाखलत कर ले। आप देखिए कि जैसे ही अमेरिका और इसराइल ने हमले किए पिछले साल जून में भी और इस साल भी, कोई सड़क पे नहीं आया हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत में कोई डिफेक्शन नहीं हुई, मिलिट्री में कोई डिफेक्शन नहीं हुई, पुलिस में कोई डिफेक्शन नहीं हुई। लोग सड़कों पर नहीं आए हुकूमत के खिलाफ, बल्कि सब एक साथ मिल गए और मिल के उस जारियत का पिछले साल भी मुकाबला किया और इस साल भी कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी है बड़ी अमेरिका की और इसराइल की कि ईरान को हम तोड़ देंगे और उनको झुका लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से झुकेंगे। 5000 साल पुरानी एक कदीम तहजीब है जिसका अपना एक फख्र है। उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है, हुक्मरानी की है। वो एक तहजीब है, एक कल्चर है, वो सिर्फ एक कौम नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको इस तरह से समझना कि ये कोई सीरिया था या लेबनान था या लीबिया था या वेनेजुएला था, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे थे। ये बहुत मुख्तलिफ लोग हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है कि जहां एक तरफ अमेरिका भी हमसे खुश है, एक तरफ हमने सऊदी अरब से जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है, और अब ईरान भी हमारा दोस्त है। तो पाकिस्तान कब ये 3 कश्तियों का सवार वाला जो एक किरदार है, एक रोल है, उसको अदा करता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन एक ना सिर्फ अहम है बल्कि हसास भी है। अहम इस तरह से है कि हम पिछले मई 2025 के बाद जो हमें माशाल्लाह एक पॉलिटिकल स्टेचर मिला है, तो हमें लोग सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमें कंसल्ट करते हैं, हमें समझते हैं, हमसे मशवरा लेते हैं, हमारी मानते हैं। एक हमारा पॉलिटिकल स्टेचर है। हसास इसलिए है कि हम ईरान के पड़ोसी हैं। हम ईरान को ज्यादा समझते हैं, यहाँ खित्ते में रहते हैं। सऊदी अरब के हम करीब हैं, हमारा वहाँ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। यूएस से हमारी बात अच्छी तरह सुनता है। हमारा बॉर्डर ईरान से मिला हुआ है।
हमारा तेल अपना हुर्मुज से आता है, हमारी 95% ट्रेड सी से आती है, हमारी तकरीबन 80% तेल और गैस सी से आता है। हमारा बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मिडल ईस्ट में रहता है, तो अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता उनकी इकोनॉमी खराब होती है और वो हमारे लोगों को घर जाने पे मजबूर करते हैं, तो हमारा बहुत सारा रेवेन्यू उससे इफेक्ट होता है, हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफेक्ट है। तो हमारा डायरेक्ट स्टेक है इस कॉन्फ्लिक्ट में, हम बाहर नहीं रह सकते इस कॉन्फ्लिक्ट से। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वो दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क है जो कोई बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है, और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ये रोल प्ले कर रहा है अंदरून खाने। बाहर शायद खबरें इतनी ज्यादा नहीं आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ये रोल प्ले कर रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के इस रोल प्ले करने की वजह से यहाँ पे जो टेंशन है वो खत्म होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल शाह साहब आपका कि आपने हमें वक़्त दिया और इतना तफ़सीली हमने आपसे गुफ्तगू की। इस वक़्त एक छोटी-सी ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से फिर वापस आते हैं तो मज़ीद भी इस नए मेहमान के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।